नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक फुलवारिया। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लेंडेड क्लासेस बांटने पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हिंदी की हमने एक सीरीज शुरू की थी। पिछले वीडियो में हमने भाषा की उत्पत्ति, उसका विकास का चरण देखा था और भी थोड़ी बहुत चर्चा की थी ना, वर्ण, शब्द आदि के बारे में। तो आज उसी को अगले पड़ाव पर बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो में अपन थोड़ा सा रिवीजन करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना। तो सबसे पहले देखो, वर्ण ये हमने पहले पढ़ रखा है, फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वर्ण क्या होता है भाई? तो वह मूल ध्वनि, कैसी ध्वनि होती है भाई? मूल ध्वनि, जिसका और आगे विभाजन नहीं किया जा सकता है। और ये प्रश्न भी आ रखा है पीजीटी वगैरह में ना, आपको बताया था। तो वह मूल ध्वनि जिसका क्या हो सकता है? विभाजन नहीं कर सकता है ना, जिसको आगे तोड़ नहीं सकते, उसको अपन क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे देखो, अ, आ, ई, क, ख, म। तो आप देख रहे हो क के नीचे, ख के नीचे, म के नीचे हलंत टाइप लगा है, जैसे ये म है। तो ये क्यों लगाया? क्योंकि अगर आप म ऐसे लिखते हो तो आप उसको तोड़ सकते हो। कैसे? जैसे म प्लस अ, इस प्रकार बना सकते हो। तो टूटने वाला है ये, मतलब ये वर्ण नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वर्ण नहीं, ये क्या है? अक्षर है। ये ध्यान रखा जाए भाई, ये क्या है? अक्षर, जिसमें क्या आता है भाई? स्वरांत व्यंजन आते हैं या स्वर खुद आते हैं। जैसे देखो, स्वरांत व्यंजन जैसे कि ये, तो म जो है ये स्वरांत व्यंजन है। स्वरांत व्यंजन कैसे? व्यंजन वो जिसके पीछे स्वर जुड़ा हुआ है। जैसे इसको तोड़ोगे तो ये म हलंत और अ बनेगा। तो इसमें जो म हलंत है, ये जो है ये वर्ण है भाई, ये क्या है? वर्ण। और ऐसे म लिखाओ खाली म, तो फिर वो अक्षर है। ये बात आपको पहले समझा रखी है। तो सबसे पहले वर्ण क्या होता है? जिसको आप तोड़ नहीं सकते, यानी जिसका आगे बिल्कुल भी विभाजन नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाती है? ध्वनि वर्ण कहलाती है। जैसे क हलंत, ख हलंत, म हलंत, च हलंत, अ, आ, ई, स्वर सारे के सारे क्या है? वर्ण है। उसके बाद में बात की थी भाई शब्दों की। किसकी बात की थी? शब्दों की, है ना। तो शब्द क्या होते हैं? वर्णों का सार्थक समूह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये परिभाषा सीधी आ रही है ना। तो वर्णों का सार्थक समूह। सार्थक मतलब क्या? जिसका एक अर्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक अर्थ। जैसे आकाश, कोई बोले काश, काश क्या होता है? होता नहीं कुछ। तो आकाश एक वर्ड है और उसका एक बढ़िया सा अर्थ होता है। इसीलिए तो अपन किसकी बात करेंगे? वर्णों का ऐसा समूह जिसका क्या होता है? एक अर्थ होता है। ठीक है। जैसे बात करेंगे कमल। कमल एक अर्थपूर्ण शब्द है। ठीक है। जैसे आपको कोई बोले कमल व्यक्ति का नाम हो सकता है, फूल का नाम हो सकता है। रवि बोल दिया, क्या बोल दिया? रवि। जैसे सूर्य हो सकता है, रवि का पर्यायवाची सूर्य भी है। ठीक है। तो ये बात करेंगे। उसके बाद में आपको बताया था पद क्या होता है। क्या बताया था? पद। तो जब कोई शब्द, ये जो शब्द है, जब किसी वाक्य का अंग बन जाता है, यानी हिस्सा बन जाता है, पार्ट बन जाता है, तब उसे अपन क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। जैसे कमल, अब ये ओनली फॉर एक शब्द है। क्या है भाई? शब्द। लेकिन यदि यही कमल किसी वाक्य में आ जाए, जैसे कमल लोटा लाने जा रहा है, तो कमल लोटा लाने जा रहा है। अच्छा, तो कमल जा रहा है, उसमें क्या आ रहा है? जैसे यूं ही बोल दे कमल जा रहा है, तो कमल एक व्यक्ति बन गया। अब वो पद है, ना कि वो शब्द है। समझ में आ गया? तो जब शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, यानी वाक्य का अंग या हिस्सा बन जाता है, तब उससे अपन क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं, नहीं पद बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? पद। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगली बात करेंगे वाक्य की। वाक्य खुद क्या होता है? तो जब शब्द मिलकर एक सार्थक समूह बनाते हैं, यानी शब्दों का सार्थक समूह, किसका? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। लेकिन यदि शब्दों का खुद का समूह हो जाए और सार्थक हो, यानी जिसका एक बढ़िया सा अर्थ निकले, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? वाक्य। ठीक है। तो वाक्य क्या होता है? शब्दों का सार्थक समूह। ठीक है। जैसे आपको काफी वाक्य याद है ना, उसमें कुछ नहीं, वाक्य आपको बहुत सारे याद है। जैसे राम फल खा रहा है। ठीक है। उसके बाद में आता है वर्णमाला। क्या होती है? अभी अपन मेन टॉपिक बात है, इसका पूरा हमने पहले पढ़ रखा है। अभी बात करेंगे वर्णमाला क्या है। किसकी बात करेंगे? वर्णमाला। तो वर्णमाला कुछ नहीं है, वर्ण आते हैं, जिसमें क्या आते हैं? वर्ण। ये आपने पहले देख रहा है, अल्फाबेट कहते हैं ना, अ से लेकर ग तक वगैरह जो भी अपन पढ़ते हैं, वो वर्णमाला है। तो सबसे पहले देखो, वर्णों का, किसका? वर्णों का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध। कैसा? वर्णों का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्णों का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह, यानी क्रमबद्ध होना चाहिए। आप ख को क से पहले नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखा जाए बिल्कुल। तो वर्णों का कैसा समूह? क्रमबद्ध समूह, ये ध्यान रखना। तो वर्णों का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट नोट देखो, वर्णमाला में वर्णों का क्रम निश्चित होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ये बकायदा ध्यान होना चाहिए आपको। उसके बाद में बात करेंगे वर्ण की। अब वर्ण खुद क्या होता है? वर्ण आपको परिभाषा बता रखी है, वह मूल ध्वनि जिसका और आगे विभाजन नहीं हो सके, उसको आप क्या बोलोगे? वर्ण बोलोगे। ठीक है। अब वर्ण दो होते हैं। कितने होते हैं? दो, मतलब दो प्रकार के। एक तो आप बोलते हो स्वर, एक बोलते हो व्यंजन। तो स्वर क्या होता है भाई? स्वर जिसका अर्थ क्या आपको बता रखा है, जिसके उच्चारण में आपको किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं लेनी पड़े, यानी बिना बाधा के आप उसका उच्चारण कर सकते हो। जैसे अ, आ, ई, सीधा कंठ से बढ़िया सी आवाज आती है अंदर से, है ना। उसके लिए आपको कोई सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है। लेकिन तो ऐसी ध्वनियां
जिनका उच्चारण बिना किसी बाधा के होता है, यानी बिना किसी सहायता या बिना किसी बाधा के हो जाए, उसको आप बोलोगे स्वर। क्या बोलोगे भाई? स्वर। जिसको शायद वोबल्स बोलते हैं, कोई वाउली पड़ता है, तो उसकी इच्छा जो भी हो। अपने तो स्वर ध्यान रखना हिंदी में। ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण क्या हो बिना किसी बाधा के या बिना सहायता के। जबकि व्यंजन क्या होता है? व्यंजन का सामान्य अर्थ है जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की क्या लेनी पड़े भाई? सहायता लेनी पड़े। यानी ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण आपको करना है तो स्वर का सहायता लेनी जरूरी है, मतलब स्वर की क्या लेनी पड़ेगी? हेल्प लेनी पड़ेगी, तभी उसको आप बोलोगे व्यंजन। क्या बोलोगे? व्यंजन। तो आपको पता चल गया वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? तो ऐसी ध्वनियां जिनका, कैसी ध्वनियां? ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण बिना किसी बाधा के होता है और जिनके उच्चारण में स्वर की खुद की जरूरत पड़े, उसको आप क्या बोलोगे? व्यंजन। तो इतना सर क्लियर, एकदम मजा आ गया। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे स्वर की। अब बात करें सर स्वर और व्यंजन तो बता दे, स्वर होता क्या है वो बताओ। तो स्वर मतलब जिनका उच्चारण बिना किसी बाधा के हो जाए। अब स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कितने? 11। काफी लोगों के दिमाग में डाउट होता है, स्वर बोलते हिंदी की पहली लाइन, ऊपर वाली जो लाइन है पहली, वो स्वर है ना जी? ऐसा नहीं है, ध्यान रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अ आ ई उ री, ये री इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद में ए ऐ ओ औ, यही है सार स्वर, इतने ही होते हैं। तो है अंग और कहाँ जाएगा? ये तो स्वर समझते आ रहे बचपन से ना, ये स्वर नहीं है। तो 11 ही स्वर होते हैं। कितने होते हैं? स्वरों की संख्या पूछे तो कितनी है भाई? 11। उसमें री का स्थान पूछे तो बड़ा ऊ, यानी ऊ और ए के बीच में, ये ध्यान रखना। तो स्वर कितना है? 11 है। देखो एक, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए, 11 है ना। अंग और अह ये दोनों स्वर नहीं है, तो क्या व्यंजन है ना? व्यंजन भी नहीं है। तो ऐसे शब्द नहीं कह सकते, वर्ण या अक्षर जो कि क्या है भाई? ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। तो ना स्वर ना व्यंजन, उनको बोलते हैं अयोगवाह। क्या बोलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये पूछा काफी बार है भाई। अयोगवाह क्या है? तो अयोगवाह इन्हें कहते हैं अंग और अह। ठीक है, अंग और अह यानी अनुस्वार और विसर्ग। ये अंग, इसको अपन क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और ये क्या है? विसर्ग। तो इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? अयोगवाह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ना स्वर ना व्यंजन, अयोगवाह। तो स्वर कितना है? 11 है। कितने? 11। अ आ ई उ बाद में री, हाँ री इंपॉर्टेंट है। ए ऐ ओ औ, ये चीज है भाई। तो ये 11 स्वर होते हैं। अब उसमें भी देखो कौन कौन से, इसका रचना के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर बात करेंगे, डिवीजन। क्या करेंगे? डिवीजन। रचना या उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया मेन। तो पहला है रूढ़ या मूल स्वर। कैसा सर? रूढ़ या मूल। दूसरा है संधि या संध्य स्वर, यानी कि एक तो एकदम प्योर मेन है जिसको अपन बोलते हैं रूढ़ या मूल, और संध्य स्वर क्या है? जो दो शब्दों के जुड़ने से बनते हैं उनको बोलते हैं संधि स्वर या संध्य स्वर। तो सबसे पहले देखो मूल स्वर जो है वो है 4। कितने? 4। और संधि या संध्य स्वर पूछे तो 7 है। 7 कितने? 7। तो मूल स्वर कितने? 4, संध्य स्वर 7। तो किस स से संधि, स से 7, बात खत्म। ठीक है, ये किस आधार पर है? तो रचना या उत्पत्ति के आधार पर, निर्माण कैसे हो उसके आधार पर। तो सबसे पहले देखो 4 कौन कौन से? अ ई उ री, अपने वैसे याद रखना। अयूरी, अयूरी क्या? अ ई उ री, सभी छोटे छोटे लेने भी, मोटे नहीं लेने, ध्यान रखना। तो अ ई छोटी, उ छोटा और री, अयूरी है ना, अयूरी ऐसे बोलना। अ ई उ री क्या है भाई? सभी जो है वो मूल स्वर है। तो मूल स्वर किसे कहते हैं? जिसकी रचना का हमें ज्ञान नहीं है या पता नहीं है, और जिसको तोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी, तो ही नहीं तोड़ सका, उसको अपन क्या बोलेंगे? मूल स्वर। क्या बोलेंगे? मूल स्वर या रूढ़ स्वर। जिसकी उत्पत्ति पता हो, नहीं पता नहीं हो, है ना, रचना पता नहीं हो और जिसको तोड़ भी नहीं सकते, जैसे अ ई उ री, अयूरी। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे संधि स्वर। क्या? संधि स्वर या संध्य स्वर। तो संध्य स्वर क्या? जो दो स्वरों से मिलने से बनते हैं। वेरी गुड, आगे देखो। तो सबसे पहले देखो, अब संध्य स्वर जो है जिसकी रचना का हमें पता होता है, रचना मतलब निर्माण कैसे हुआ है, तो उस रचना पता हो तोड़ भी सकते हैं बकायदा, क्योंकि रचना पता भी तोड़ेंगे ये चीजें। इसके आधार पर ये दो प्रकार के संधि स्वर। कितने प्रकार के? दो। एक है दीर्घ स्वर, कैसे? दीर्घ, और एक है संयुक्त, दीर्घ और संयुक्त। तो दीर्घ और संयुक्त में अंतर क्या है? तो जो बड़े बड़े वर्ड है, जैसे कि आ, बड़ा आ, मतलब आ बड़ा आ, तो कैसा होगा? आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो ये जो है यानी कि जो समान प्रकार के स्वरों के योग से बनते हैं उनको बोलते हैं दीर्घ स्वर। जैसे अ प्लस अ, आ प्लस मतलब धन बोलना चाहिए ना, ये बात ध्यान रखना। अ धन अ क्या बन जाएगा? आ, बाद में ई धन ई क्या बन जाएगा? ई, बाद में ऊ धन ऊ बड़ा ऊ, ये चीज है। तो देखो अ और अ जोड़ा तो क्या बना भाई? आ बना। ठीक है, ई और ई क्या बना? बड़ी ई बनी। छोटा ऊ और छोटा ऊ जोड़ा क्या बना?
बड़ा ऊ बना, तो ये दीर्घ स्वर है। यानी संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक दीर्घ स्वर, एक कैसे संयुक्त स्वर। दीर्घ मतलब बड़े बड़े, जैसे आ ई उ, लेकिन आप इसमें बड़े में औ नहीं लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐ नहीं लेना, क्योंकि ये दो अलग अलग स्वरों के मिलने से बड़ा है। तो अ प्लस अ क्या बनेगा आ, छोटी प्लस छोटी ई बड़ी है ना, और छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये कैसे हो गए दीर्घ। अब किसकी बात होगी, संयुक्त की। तो संयुक्त में दो अलग अलग स्वर आना जरूरी है, ध्यान रखना, तभी तो नाम संयुक्त है। जैसे अ और छोटी मिलाए तो बनेगा ए, क्या बनेगा ए। अब ए से बड़ा है ऐ बनाना, ऐ तो कुछ नहीं करना, अ में जो ए बना था उसको जोड़ दो। तो सबसे पहले अ में क्या जोड़ा ई, तो क्या बना ए। अब अ में ए खुद जोड़ा तो क्या बना ऐ। उसी प्रकार देखो अ में ऊ जोड़ा तो क्या बना ओ। अब अ में ओ खुद जोड़ दो तो क्या बनेगा औ। ये चीजें तो इस आधार पर हमने पढ़ी स्वरों की संख्या कितनी होती है भाई, 11 होती है। ठीक है, स्वर कितने 11 है। अब 11 में भी डिवीजन बताया रचना के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, तो दो भाग है, एक है मूल या रूढ़, बाद में दूसरा क्या बताया, तो हाँ एक मूल या रूढ़, दूसरा क्या बताया भाई, दूसरा है आपके संध्य या संधि स्वर। ठीक है, मूल या रूढ़ चार ही अयूरी अ ई उरी। ठीक है, उसके बाद में क्या बताया संध्य या संधि स्वर, संधि या संध्य सात, स से संधि और स से सात। इसमें दो भाग बताए, कितने दो भाग, एक बताया आपको दीर्घ स्वर, एक बताया संयुक्त स्वर। अ ई उरी चार वो हो चुके, अब अपने को सात और देखना है। तो दीर्घ में कितने आएंगे, तीन आएंगे, आ बड़ी ई बड़ा ऊ। ठीक है, तो अ प्लस अ मतलब अ धन अ तो क्या बन जाएगा आ, छोटा ऊ धन छोटा ऊ क्या बन जाएगा ऊ बड़ा। ठीक है, छोटी छोटी क्या बन जाएगी बड़ी ही बन जाएगी, ये चीज है। तो ये कितने हो गए तीन, दीर्घ स्वर कितने तीन, संयुक्त स्वर कितने, तो चार है, चार संयुक्त स्वर कितने चार, तभी तो चार और तीन क्या हो जाएगा सात। तो इसमें पहले बात करेंगे ए की, किसकी ए। तो ए क्या है, तो अ में जब आप ई जोड़ते हो, कैसी छोटी ई, तो अ प्लस छोटी क्या बनेगा ए। अब अ में ए खुद जोड़ो तो क्या बन जाएगा ऐ। उसी प्रकार अ में छोटा ऊ जोड़ा तो ओ, और अ में ऊ ओ खुद जोड़ दिया, अ में क्या जोड़ दिया ओ खुद, तो बन जाएगा औ। ये चीज है। तो ये हमने इतना पोर्शन कवर किया भाई स्वर का। अब अपन बात करते हैं भाई मात्रा, किसकी बात करते हैं, काफी बार नाम आता है मात्रा खुद क्या होती है, मात्रा लगाते हैं जैसे बड़ी की मात्रा ये लगाई, छोटी की मात्रा ये लगाई। तो जो वर्णों के उच्चारण में लगा समय, वर्ण आप उच्चारित करते हो उसमें कुछ समय लगता है, अगर कम समय लगे तो मात्रा छोटी और अधिक समय लगे तो मात्रा बड़ी, ये चीज है। तो मात्रा क्या, मात्रा कहते हैं किसे, तो वर्णों के उच्चारण में लगा समय क्या कहलाता है, मात्रा कहलाती है। ठीक है, जैसे अ है तो अ की हालांकि कोई मात्रा नहीं है, फिर भी अगर जिसके उच्चारण में कम समय लगे, जैसे आपने यहाँ पर ई लिख दिया, क्या लिख दिया ई, तो इसके उच्चारण में कम समय लग रहा है तो इसकी मात्रा कैसी बनेगी छोटी बनेगी। और यदि आपने बड़ी ई लिख दिया तो इसके उच्चारण में अधिक समय लग रहा है तो मात्रा भाई बड़ी बन जाएगी, कैसी बन जाएगी बड़ी, ये ध्यान रखा जाए। तो देखो जिसका अधिक समय लगे वो होगा बड़ा स्वर, और जिसके कम समय लगे वो होगा छोटा स्वर। जैसे मात्रा कहता है ना, मात्रा क्या होती है भाई, तो उच्चारण में लगा समय क्या कहलाती है, मात्रा कहलाती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं अ से अनार, जिंदगी भर यही पढ़ना अपने को, जन्म से यही पढ़ते आ रहे हो, अभी भी यही पढ़ेंगे। तो देखो अ आ ई उ ऊ री, बाद में ए ऐ ओ औ, फर्क है ना, ए ऐ ओ औ, अंग और अ। तो ये जो अंग है इसको अपन बोलते हैं अनुस्वार। ठीक है, और अ को बोलते हैं विसर्ग, और इन दोनों को ना स्वर्ग कहते हैं, स्वर्ग मतलब स्वर्ग तो वहां से आएगा भाई। ठीक है, स्वर, तो ये दो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, अतः इनको अयोगवाह कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला, अब इसके बाद में देखेंगे वर्ण, ये सारे वर्ण है, और वर्ण का मतलब क्या होता है, जिसका विभाजन नहीं हो। तो आप देख लो सभी के नीचे क्या लिखा है, हलंत लिखा है, ताकि इसको तोड़ नहीं पाओ। अब इसमें देखो संख्या के आधार पर बात करेंगे। सबसे पहले ये सारा आपको याद है ना, अब इसमें क्या याद कराए, बाद में इंपॉर्टेंट चीज है पता। और ये इसके बाद में जो नीचे लिखी होती है सत्रज्ञ, स्र तो नहीं होता, ये तीन होते हैं। तो ये तीन जो है वो संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संयुक्ताक्षर, संयुक्त स्वर नहीं संयुक्ताक्षर, संयुक्त अक्षर क्या कहलाते हैं, संयुक्ताक्षर। तो क्या कैसे, तो जो दो अक्षरों या स्वर और व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, संयुक्ताक्षर। तो देखो स्वर और व्यंजन तो कैसे, हाँ स्वर भी है इसमें, वेरी गुड। स्वर और व्यंजन कैसे होते हैं, कुल मिला के दो अक्षरों के योग से बनने वाले या दो वर्णों के योग से बनते हैं, उनको बोलते हैं संयुक्ताक्षर। पहले देखो स से क्षत्रिय, क्या है क्षत्रिय, इसमें क का साउंड साइलेंट रहता है हल्का सा ना, क्षत्रिय बोलते हैं। तो ये जो स है, यानी पहले आएगा क बाद में आएगा स। स कौन सा, षटकोण वाला, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इनका डिवीजन काफी बार पूछा जाता है कि ये किससे बना है, यानी कि
ये जो स है वो किस किस से बना है, क प्लस स दे देगा, क धन स दे देगा, अलग अलग प्रकार से स, यानी ये चारों प्रकार से, तीनों प्रकार से दे सकता है। तो उसमें ये जो षटकोण वाला स है वो राइट होगा, यानी कि ये जो स से क्षत्रिय है वो क अलंत प्लस स से षटकोण से बना है। और इसको भी तोड़ना चाहो तो क अलंत स अलंत अ, क्लियर हुआ भाई, ये ठीक है। उसके बाद में त्र, त्र किससे बनता है, तो त्र बनता है आधा त और र, सीधी सी बात है, त और र से बनेगा त्र या त्रि कहेंगे। त्र बोले त्रि बोले, त्र बोलना अपने को, त्रि कब होगा बाद में बताएंगे। ये त्रि है, इसको क्या पढ़ेंगे त्रि, ये री होता है नीचे जो लगा तो उसको क्या बोलते हैं री, ये ध्यान रखा जाए भाई। तो ये त्रि है न कि ये त्र है। तो त और र मिलके क्या बनाता है त्रि, ये त अलंत प्लस र अलंत और र को आगे तोड़ा जाए तो अ अलंत आ जाएगा, अ अलंत कैसे होगा अ आ जाएगा ना, त अलंत र अलंत और अ। उसके बाद में य बनाना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये किससे बनता है, ये काफी बार पूछा जाता है अभी। तो य कैसे बनेगा, ज और ये, तो है गलत बता रहे हो ना, य तो ग और य से बनना चाहिए ना जी, ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना भाई। ये किससे बनता है, ज अलंत प्लस ई, इसको क्या बोलते हैं ई, तो ये इससे बनता है भाई, किससे, ज अलंत और ई से बनता है, ये ज और ई, यानी इसीलिए इसको ज पढ़ना चाहिए भाई। क्या पढ़ते हैं ज, जैसे वो कहते हैं कोई कोई पढ़ते हैं रियल टीम पढ़ते हैं संज्ञा। अब बोल संज्ञा क्या होता है, संज्ञा होता है भाई, आप गलत पढ़ रहे हो, नहीं वो संज्ञा सही है रियल टीम, लेकिन संज्ञा पढ़ते हैं एवं और के आदत और भी फिर चलने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ज ज पढ़ना चाहिए, रियल टीम ज है ना, ज धन ये अ अलंत, अ नहीं ये बोलते हैं ना ये, तो ये ज अलंत धन ए अलंत धन अ। उसके बाद में श्रव, क्या था श्रव, ठीक है। अभी श्रव क्या है, जैसे आपने काफी बार देखा होगा श्रव्य, क्या पढ़ते हैं श्रव्य। तो ये श्रव कहाँ से है, नाम में द्वारा स और र, तो देखो स तो होता है, स कौन सा होता है शंकर वाला, और र होता है ये। अब इस र को तोड़ेंगे तो र हलंत और अ बन जाएगा। तो ये है चार संयुक्त अक्षर, कितने चार, स त्र ज्ञ और श्र, ठीक है। तो क्या अब टोटल वर्ण होते हैं कितने, ये भी काफी बार हमको लोग पूछते हैं और गलत हो जाता है काफी बार। देखो सही सही बता दो, तो देखो स्वर जो होते हैं वो होते हैं 11, कितने होते हैं 11। व्यंजन होते हैं 33, व्यंजन कितने होते हैं 33, ये मूल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वर 11 व्यंजन 33, तो व्यंजन 33 एक बार गिना दो तो मजा आ जाए। तो देखो ये 5 5 5 5 5 कितने हो गए, तो 5 लाइनों में 25 हो गए, कितने हो गए 25, 5 × 5 25, ठीक है। 25 और 4 29, 29 और 4 33, तो 33 तो सर यहाँ तक ही हो गए। हम तो इनको भी व्यंजन ही समझ रहे थे ना, ये व्यंजन नहीं है, ठीक है। तो ये 33 यहाँ तक हो जाते भाई, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये 33 के 33 क्या है, ये 33 के 33 व्यंजन है। तो 11 स्वर 33 व्यंजन। मेन वर्ण पूछे यानी कि मूल वर्ण, हिंदी भाषा में मूल वर्णों की संख्या है 44, कितनी है 44। और उसमें ध्यान रखना ये अयोग शामिल नहीं है, संयुक्त अक्षर शामिल नहीं है। तो मूल वर्ण पूछे तो क्या लिखो भाई 44 लिखोगे, ठीक है। उसके बाद में दो क्या बताए भाई आपको, अयोगवा, ठीक है। अयोगवा मतलब अंग और अ, ठीक है। उसके बाद में 4 बताए संयुक्त अक्षर, 4 क्या बताए संयुक्त अक्षर, ठीक है। उसके बाद में दो होते हैं उत्सिप्त, क्या बोलते हैं उत्सिप्त और ताड़न जात, या तो बोलो उत्सिप्त या क्या बोलते हैं इसको ताड़न जात, या इसको द्विअर्थी भी कहते हैं। तो ये कितने होते हैं दो, जैसे ड और ढ। अब आप बोलोगे सर ड तो आ रखा है, ये जो है वो अलग चीज है भाई, ध्यान रखना। ये जो है ना ये इसको क्या बोलते हैं अंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंग, ध्यान रखना भाई। ये जो ड आया ना इसको ड नहीं पढ़ते लोग, ड ही पढ़ते, कख गगड़ गगड़ नहीं है, ये अंग है, ध्यान रखा जाए भाई। इसका क्या बोलते हैं इसको अंग, ठीक है। तो फिर ड क्या होता है, ड ये है जिसके नीचे नुक्ता होता है, क्या होता है ये नुक्ती नहीं नुक्ता है, इसको बोलते हैं नुक्ता। ये जो है इसमें नुक्ता साइड में होता है तो इसको बोलते हैं अंग, और नुक्ता नीचे हो तब उसको ड बोलते हैं, जैसे बाड़मेर, बाड़मेर। तो ये चीजें, तो ये अलग है और वो अलग है, ये ध्यान रखा जाए। तो सबसे पहले उत्सिप्त या ताड़न जात कितने होते हैं, दो होते हैं, एक ड एक ढ। अब यहाँ पे भी ढ में ये बिंदी या नुक्ता नीचे नहीं दिखाई देगा, ये ध्यान रखना। तो इन सभी को जब जोड़ देते हैं तो 44 तो मेन थे, 11 स्वर 33 व्यंजन। मूल वर्ण कितने बने 44, मूल मेन यही है। उसके बाद में दो अयोगा जोड़ो, 4 संयुक्त अक्षर जोड़ो और 2 उत्सिप्त जोड़ो, तो 4 और 2 6 और 2 8, 8 और 44 कितने हो जाएंगे 52 हो जाते हैं। तो ये चीजें, तो हिंदी में कुल मानक वर्ण कितने, तो 52 राइट होगा। और यदि पूछे मूल वर्ण कितने तो 44 राइट होगा। और पर्सन में दोनों में से कोई एक ही दिया हो मिले, दोनों हो ही नहीं तो फिर जो हो वो राइट होगा। जैसे पर्सन आ गया, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या है या मूल वर्णों की संख्या है, कुल वर्ण पूछ ले मान लो,
और पर्सन में क्या दे रखा है, जैसे 33, 11, 44, 50, तो फिर आपको क्या करना, अपने को 44 राइट करना है, ये ध्यान रखना। लेकिन पूछ ले कुल वर्णों की संख्या 52 ऑप्शन में और 44 भी हो तो 52 राइट करना, ये ध्यान रखना। और ऐसे दे रखा मूल वर्ण कितने, और उसमें 52 और 44 दोनों मूल वर्ण, उसमें 52 और 44 दोनों, तो फिर 44 ही करना है, क्योंकि मूल वर्ण नहीं पूछा है, 52 का पूछा ही नहीं है। और ये दे रखो, दोनों दे रखो, जैसे 52 भी दे रखा है और 44 भी दे रखा है, और प्रश्न क्या है, कुल वर्णों की संख्या है, तो फिर आप 52 करो। और ये ऐसे पूछ ले कुल मानक वर्ण कितने, तो भी क्या करोगे, 52। तो ये था आज का अपना वीडियो, जिसके बारे में हमने आज थोड़ा बहुत देखा है, बाकी अगले वीडियो में और देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता रहे तो लाइक और सब्सक्राइब बना रखें। थैंक यू।